Hello everyone, very good afternoon all of you, and yes, we are on to the last lecture of chapter 5th Indian economy. इस चैप्टर से हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है कि हमारी कंट्री इन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज वेयर डू वी स्टैंड. ऑल्सो वी गेट टू अंडरस्टैंड आवर कंट्री वेल. ठीक है, हमने क्या क्या प्लान्स बनाए. हमारी कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड है तो प्राइमरी एक्टिविटी हुई हमारी. उसके बाद पैसा कहां से आता है, एफडीआई से आता है. मैन्युफैक्चरिंग हमारी सेकेंडरी है. सर्विस सेक्टर भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं. सर्विस सेक्टर कौन सा रैंकिंग है हमारे हमारे इकोनॉमी में. टर्शरी सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके लिए भी हमारे पास प्लान है. सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, SCIS, MCQ गोल्ड एग्जाम में आएगा आपके ये. ठीक है, ऑल्सो टूरिज्म को प्रमोट करना है एंड सो मेनी थिंग्स वी हैव सीन. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. लेकिन उसके पहले मुझे बताइए, इंडिया ने अब तक कितने 5 ईयर प्लान्स बना लिए. फंस गए, जल्दी बताओ. ये हुई ना बात, लगाओ बोली. हमारे कितने 5 ईयर प्लान्स बने अब तक. 12th 5 ईयर प्लान 2017 तक का प्लान हमारे पास था. ठीक है, अब नेक्स्ट 5 ईयर प्लान कब बनेगा, 2000. ठीक है, हमारा 13th 5 ईयर प्लान इज इनटू प्रोग्रेस, बट इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है. तो एज पर आवर बुक हमारा लेटेस्ट जो इंप्लीमेंट हो चुका है वो कौन सा है, जो इंप्लीमेंट हो चुका है वो कौन सा है, 12th, जिसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं. चलो हम लोग हमारे चैप्टर को कंक्लूड करते हैं. यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या लगता है. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डिस्कशन करते हैं, थोड़ा देखो इसको, क्या लगता है आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा. क्या इसका इंडिया का ट्रांजैक्शन दूसरे कंट्रीज के साथ इससे कुछ रिलेशन होगा, क्या कहते हो, व्हाट डू यू थिंक. अच्छा, क्या इंडिया एज एन इकोनॉमी दूसरे कंट्रीज से ट्रेड करता है. ऑफ कोर्स करता है. हम लोगों ने खुद अभी रिसेंटली कुछ खरीदा है फ्रांस से. क्या खरीदा है हमने फ्रांस से. अभी तो खरीदे रफाले, द रफाले डील. ठीक है, सो गाइस ऑफ कोर्स हम काफी ज्यादा चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. इट इज नॉट प्योरली रिलेटेड टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वाइडर, इट्स अ बिगर कंसेप्ट. ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कोरली, बैलेंस ऑफ ट्रेड कोरली रिलेटेड है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से. बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा और भी वाइड कंसेप्ट है. चलो देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द मेथड कंट्रीज यूज टू मॉनिटर ऑल इंटरनेशनल मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एट अ स्पेसिफिक पीरियड. कि हमने इस साल में, या हमने इस क्वार्टर में, या हमने इस 6 महीने में कितनी ट्रांजैक्शंस किए दूसरे कंट्री के साथ, हमने कितना पैसा उनको दिया है और हमने उनसे कितना पैसा लेना है. दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट. यूजुअली द बीओपी इज कैलकुलेटेड एवरी क्वार्टर एंड एवरी कैलेंडर ईयर. ठीक है, मेक इट फास्ट. क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं. क्वार्टर, एक क्वार्टर सुन के ना 4 लगता है सबको. व्हाट्स आंसर, 3 मंथ्स ना बेटा. ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर है ना. कितने महीने हुए, 3 मंथ्स. बेसिक मिस्टेक करता है और फिर ईईटी जैसा इजी एग्जाम भी क्या हो जाता है, डिफिकल्ट बन जाता है. ठीक है, एक क्वार्टर में कर लेंगे या फिर कैलेंडर ईयर में कर लेंगे. कैलेंडर ईयर यानी क्या, जनवरी से दिसंबर. All trades conducted by both the private and public sectors are accounted for in the BOP to determine how much money is going in
एंड आउट ऑफ द कंट्री. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाउ मच मनी इज गोइंग, ओके, गोइंग आउट एंड कमिंग इन टू द कंट्री. क्या पैसा आना ज्यादा चाहिए, पैसा जाना ज्यादा चाहिए, क्या कहते हो? आने दो, आने दो. हाँ, वेरी नाइस. इफ अ कंट्री हैज रिसीव मनी, दिस इज नोन एज क्रेडिट. पैसा आ रहा है तो क्या हुआ है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट हो रहा है. एंड इफ द कंट्री इज हैज पेड और गिवन मनी, द ट्रांजैक्शन इज काउंटेड एज डेबिट. डेबिट यानी तुम्हारा कट गया, सॉरी, डेबिट यानी तुम्हारे पैसे कट गए. जब भी हमारे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट होते तो लिख के आता ना, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड. ठीक है, जब से तुम्हारे अकाउंट में से पैसे कट गए, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड. लाइक जैसे तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ गए, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड. वैसे ही है, सेम फंडा. ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या किसी कंट्री ने, या किसी कंट्री का स्टेटस ऐसा होना चाहिए कि आपको पैसे लेने ज्यादा है, या किसी कंट्री का स्टेटस ऐसा होना चाहिए आपको पैसे देने ज्यादा है? कैसा होना चाहिए स्टेटस? सर, ना किसी को देने ज्यादा पड़ने चाहिए, ना किसी के लेने पड़ने चाहिए. एम आई राइट? थियोरेटिकली बीओपी शुड बी जीरो. एमसीक्यू गोल्ड. थियोरेटिकली बीओपी शुड बी zero, meaning that the credits, that is the assets and liabilities, should balance. Theoretically the BOP should be zero, meaning that assets and liabilities should balance, but in practice this is rarely the case. It is not the case. Thus BOP can tell the observer if a country has a deficit or surplus and from which part of the economy the discrepancies are stemming. यानी आपको ये पता चलता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब से आपको पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी डेफिसिट में चल रही या सरप्लस में. व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट? डेफिसिट यानी क्या? डिफरेंस. ठीक है, डिफरेंस. ठीक है, यानी हमने देने ज्यादा है, लेने कम है, तो ये हुआ डेफिसिट. लेकिन हमने लेने ज्यादा है, ठीक है, देने कम है, तो ये हुआ सरप्लस. तो अच्छी सिचुएशन है कि हमको जीरो हो जाए, भाई तुम्हारे पैसे हमारे पास आ गए, हमारे पैसे तुम्हारे पास आ गए, खुश रहो. लेकिन अगर डेफिसिट और सरप्लस में कोई चुनना है तो कौन सा बेटर है? डेफिसिट और सरप्लस में कोई चुनना है तो कौन सा बेटर है? सरप्लस. Thus BOP can tell the observer if a country has a deficit or surplus, from which part of the economy the discrepancies are stemming. What do you mean by discrepancies? Problem. डिस्क्रिपेंसी यानी प्रॉब्लम. जैसे जो आप पढ़ रहे हो अभी CSET, कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है? कोई है ऐसा सब्जेक्ट जिसमें दिक्कत हो रही है? बताओ, कोई है ऐसा सब्जेक्ट जो, अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक है सर, ये तो नहीं जम रहा मुझे, ऐसा कोई सब्जेक्ट है? कौन सा? करंट अफेयर्स? नहीं, उसमें समझना तो कुछ है नहीं ना, लेकिन करंट अफेयर्स में तो उसमें इशू क्या आएगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कौन सा सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा आपके? फॉर एग्जाम्पल आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल, तो इकोनॉमिक्स में क्या है? डिस्क्रिपेंसीज, प्रॉब्लम्स. एंड द कंट्रीज ट्रेड बैलेंस equals the value of its import. Okay, country's trade balance equals the value of its export minus import. To be honest, balance of payment हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो ट्रेड बैलेंस इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ये टोटली बिजनेस की बात हो रही है. बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आर नॉट द सेम. बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नॉट द सेम. Balance of payment is a wider concept. Balance of trade is one of the concepts. ठीक है, तो ट्रेड बैलेंस में क्या फॉर्मूला है ट्रेड बैलेंस का? X माइनस M इज इक्वल टू ट्रेड बैलेंस. सिंपल बता देता हूं तुमको, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू ट्रेड बैलेंस. खत्म. क्या आसान है ट्रेड बैलेंस का फॉर्मूला? उन्होंने फालतू में कॉम्प्लिकेट करके दिया है. ठीक है, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सेस बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर किसी को समझना है
तो बैलेंस ऑफ द ट्रेड विच रिकॉर्ड्स द कंट्रीज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स with other countries in a period, that's balance of trade. Whereas balance of payment records all economic transaction performed by that country within a period. हमेशा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरे भी तो ट्रांजैक्शंस होते हैं. तो क्या आपको डिफरेंस लिखना है? लिख लीजिए, लिख लीजिए, लॉन्ग टर्म में काम आएगा. जब हम सीएस एग्जीक्यूटिव में फेमा पढ़ेंगे, फेमा सीएस एग्जीक्यूटिव में जाओगे क्या? तो जब हम फेमा पढ़ेंगे तब काम आएगा. प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस. ओके, ग्रेट. एक इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में, हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में एक मेजर आइटम्स ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक शेड्यूल दिया है. ठीक है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी उन्होंने. उन्होंने सिर्फ इतना दिया है, करंट अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट एंड एरर्स और ओमिशन का एडजस्टमेंट, ए और बी. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट. ठीक है, दैट्स इट. इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. सर अब करंट अकाउंट में कौन से आइटम्स रहते हैं और कैपिटल अकाउंट में कौन से आइटम्स रहते हैं, ये मैं आपको बता सकता हूं. करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है फिनिश गुड्स में, सर्विसेज में, टूरिज्म में, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के केस में आते हैं. और कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट में, ठीक है, मनी मूविंग इन एंड आउट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, दैट्स कैपिटल अकाउंट. और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स. ठीक है, तो क्या आप ये लिखना चाहेंगे? ठीक है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ये आइटम्स आते. ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिया है. वो जो उन्होंने टेबल दिया है आईसीएसआई ने, थोड़ा सा वो इनकम्प्लीट सा टेबल है. बस आप, अगर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना है तो समझ जाना, करंट अकाउंट्स प्लस कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, कोई एडजस्टमेंट्स होगी तो वो एडजस्टमेंट दैट विल बी द बैलेंस ऑफ पेमेंट. लेकिन करंट अकाउंट और कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में डिफरेंस है, कौन से आइटम आते हैं ये आप लिख लीजिए जस्ट फॉर रेफरेंस. इतने जल्दी? ग्रेट. अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, विच वन शुड बी मोर? आराम से कोई एनालिसिस करके दिमाग लगा के करो. तुम आगे जाके इंडिया की इकोनॉमिस्ट बनने वाले हो. एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो दूसरे कंट्री की करेंसी इंडिया में ज्यादा आएगी. इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो हमारी करेंसी दूसरे कंट्री में ज्यादा जाएगी. तो गाइस, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा वो ज्यादा फेवरेबल. ठीक है, जहां पे इंपोर्ट कम, वो जहां पे इंपोर्ट ज्यादा वो हमारे लिए अनफेवरेबल. ठीक है, आ जाओ देखते हैं. favorable and unfavorable balance of trade. The balance of trade or net export
is the difference between monetary value of exports and imports of output in an economy over a certain period of time. It's a relationship. It is a relationship between the nation's import and export. A favorable balance of trade is known as a trade surplus and consists of exporting more than importing. An unfavorable balance of trade is a trade deficit. Unfavorable में import ज़्यादा, export कम. An unfavorable balance of trade is known as a trade deficit. What do you mean by the word deficit? फिर से बोलो, deficit ने क्या? Shortfall. Perfect. Shortfall. Difference. Perfect. Deficit or difference, shortfall, or informally a trade gap. Favorable. Let's check it out. Where there's an excess of export or import, that's favorable. Guys, MCQ के लिए concept आएगा. It's called favorable. In 1976 and 77, the imports were 5,000 crores, while the exports were 5,142 crore. Thus, that balance of trade was 69 crore. यानी plus था. Further, it assists in strengthening the economy of the country. तो कोई ऐसा टाइम था जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे और इंपोर्ट्स कम, तो ये था फेवरेबल कंडीशन. अब फिर क्या हुआ आगे? बट वेयर देयर इज एन एक्सेस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इट इज कॉल्ड एन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. इन इंडिया in 82 and 83, imports were of the value 14,000 crores, while the exports were of value 8,600 crores. The balance of trade was कितना? अब बोलो 5,410 crores. That was negative. Further, it creates problems for an economy. Guys, और ये ट्रेड का डिफरेंस बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, और फिर प्रॉब्लम होने लगी. फिर इकोनॉमी और ओपन हो गई तो और ओपन होने लग गया. तब हमारा धीरे 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 इंपोर्ट बढ़े और एक्सपोर्ट्स कम होते गए, और आज हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो गई है. ठीक है. सो गाइस, थोड़ा ध्यान रखना, एक एक छोटी छोटी फिगर पे क्वेश्चन नहीं बना सकते वो नहीं, लेकिन कंसेप्ट पे क्वेश्चन जरूर बना सकते. ठीक है. देखो, recent scenario for India's balance of trade. The India's trade deficit narrowed to USD 13.45 billion. What is USD, Ray? What is USD? US dollars, American dollars. बिलियन वगैरह तो मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी. Am I right? 13.45 billion in August 2019 from USD 17.92 billion in the same month last year, and below market expectations 13.60 billion. Merchandise exports. Merchandise यानी क्या होता है? Merchandise यानी goods. Merchandise exports fell 6.5% to USD 26 billion, mainly due to 12.5% slump in sales of gems and jewelry. Meanwhile, major commodity groups posted positive growth. Iron ore, electronic goods, spices, marine products, mica, coal, other minerals. Meanwhile, imports tumbled 13.45% to USD 39.58 billion as purchase fell for coal, coke and briquettes. ठीक है. कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स. ये ब्रिकेट्स क्या होते हैं? कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स. ये कोक कौन सा है? कोक बताओ. कोक क्या होता है? वो जो ड्रिंक है वही होता है कोक. फर्नेस के अंदर हीट प्रोड्यूस करने के लिए कोल यूज होता है, कोक यूज होता है छोटा सा ब्लास्ट करने के लिए, छोटा सा, और कोल के कारण पोल्यूशन होता है. एम आई राइट? उसका सब्स्टिट्यूट है ब्रिकेट. उसका सब्स्टिट्यूट है ब्रिकेट. उसके बाद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, पेट्रोलियम, क्रूड प्रोडक्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. कंसिडरिंग April to August 2019-20, the trade deficit narrowed. Narrowed यानी क्या? What do you mean by narrowed? Narrowed. तो ट्रेड डेफिसिट नैरो होना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए? परफेक्ट, परफेक्ट, गुड, गुड. एंड in the same period of previous fiscal year, the balance of trade in India averaged
minus 2645 US dollar million from 1957 until 2019, reaching an all-time high 258.90 million in March 1977 and record low of minus 20,210 US dollars million in October 2012. तो अभी का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड सिचुएशन है ये अच्छा है या बुरा है ये बताओ. अभी का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड सिचुएशन है ये अच्छा है या बुरा है ये बताओ सर. ठीक है, हम लोग 1957 में हम लोग माइनस 2645 यूएस डॉलर्स पे थे, मिलियन यूएस डॉलर्स पे थे. 2019 पे, ठीक है, 2000, ठीक है, रीचिंग एन ऑल टाइम हाई, ठीक है, 2019 में अंटिल रीचिंग एन ऑल टाइम हाई ऑफ 258 इन मार्च. एक ऐसा वक्त था जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा था, पॉजिटिव था. पॉजिटिव यानी क्या, सरप्लस, यानी हमको पैसे लेने ज्यादा थे, देने कम थे. लेकिन 2012 में, 2012 का क्या सीन था, रिकॉर्ड लो, नेगेटिव. इट वाज नेगेटिव 20,201 20,210.90 यूएस डॉलर्स इन मिलियन. तो गाइज आज की सिचुएशन थोड़ी सी खराब है. ओके, सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड. इसमें आप, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें जब हम सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कंसेप्ट होता है. लेकिन हम इसमें ओवरऑल मशीनरी डिस्कस करते हैं जिसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी आएंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी आएंगे. तो ये कंसेप्ट बन जाएगा टोटली बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट में आइडियल सिचुएशन क्या है, गेटिंग द फिगर जीरो. लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो आइडियल सिचुएशन है, वो थियोरेटिकल सिचुएशन है. क्या हम आगे बढ़ सकते हैं यार, ये देखा देखा सा लग रहा है, क्या कहते हो. किसने कहां इन्वेस्ट किया है बता सकते हो क्या, किसने कहां इन्वेस्ट किया है. आपके सामने हुई है डील यार, लेटेस्ट केस स्टडी है. फेसबुक ने, हमने फेसबुक में इन्वेस्ट किया है, फेसबुक ने हमारा इन्वेस्ट किया है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया का जीता जागता एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने. इंडिया में किसकी कमी है, पैसों की. किसकी कमी है, पैसों की. ठीक है, तो दूसरे कंट्रीज से डॉलर्स आ रहे हैं. ये कौन सी करेंसी है, येन. कौन सी कंट्री की करेंसी है ये, जापानीज. करेक्ट. दिस वन यूरो. परफेक्ट. दिस वन स्टर्लिंग पाउंड्स, यूके की करेंसी है वो. ठीक है, सो सारे पैसे इंडिया में आ रहे हैं. जिसके पास भी ऐसा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो कहां इन्वेस्ट कर रहा है, कहां इन्वेस्ट कर रहा है बताओ, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, आ जाओ. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एन इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड इन इंडिया विद द सोर्स ऑफ फंडिंग दैट इज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया. पैसा कहां से आ रहा है, देखो पैसा कहां से आ रहा है, इंडिया के बाहर से. इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. बाय दिस डेफिनेशन द इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड बाय फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन नेशनल एज वेल एज नॉन रेसिडेंट इंडियंस वुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. यानी पैसा कोई भी लाए, कोई कंट्री लाए, कोई कंपनी लाए या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियन लाए, हमको सब किस्म का पैसा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप, अलग अलग टाइप्स है. एफडीआई है, एफपीआई है, एफआईआई है. क्या होते हैं ये तीनों, एक एक करके हम डिसाइड करते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. फंड, आर यू विथ मी गाइस, आर यू विथ मी. फंड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री कुड बी इन्वेस्टेड इन शेयर्स, प्रॉपर्टीज, ओनरशिप और कोलैबोरेशन. इन सबका अलग अलग तरीका है. किसी किसी को इंडिया में बिजनेस सेट करना है. एक मिनट, क्या अमेजॉन इंडिया में बिजनेस कर रहा है, क्या अमेजॉन का इंडिया में सेटअप है बिजनेस का, सोचो. देखो ना, आप आंखें खोलो, क्या अमेजॉन के लोग घूम रहे हैं और प्रोडक्ट्स यहां वहां बांट रहे हैं. अमेजॉन ने इंडिया में
इन्वेस्ट किया है और बिजनेस कर रहा है, सेट किया है अमेजॉन ने इंडिया में बिजनेस। अब वही, क्या फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं? क्या बनाते हैं ये? सर नहीं पता, सर नहीं पता। अच्छा, मॉर्गन स्टैनली का कोई फैक्ट्री है इंडिया में? नहीं सर। समझो, ये लोग इंडिया में कोई बिजनेस नहीं बना रहे हैं, ये लोग बस पैसा ला रहे हैं। अब जो लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं वो अलग टाइप की फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो लोग सिर्फ शेयर्स में पैसा लगाने आ रहे हैं वो अलग टाइप की फॉरेन इन्वेस्टमेंट, समझ रहे? अब जो इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, ओनरशिप रखना चाहते हैं, अमेजॉन इंडिया में बिजनेस को कंट्रोल करता है, इंडिया में बिजनेस को ओन करता है। तो अमेजॉन कौन से जरिए के थ्रू आया है? एफडीआई। देखते हैं पहला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई is an investment made by a company or individual who is an entity in one country in the form of controlling ownership and in business interest in another country। ये अमेजॉन कौन सी कंट्री कह रहे हैं? ये लोग कौन सी कंट्री के हैं? सर विदेश के, विलायत के है वो, विलायत। हाँ तो कौन सी कंट्री बताओ? चलो ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये लो, जापान, सिंगापुर, ब्रिटिश एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन कंपनी है अमेजॉन? हाँ सर, ए फॉर अमेजॉन, ए फॉर अमेरिका। द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। सो गाइस, दूसरे कंट्री की कंपनी दूसरे कंट्री में आ रही है, ठीक है। एफडीआई कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ईदर एस्टैब्लिशिंग बिजनेस ऑपरेशंस। क्या अमेजॉन ने इंडिया में बिजनेस ऑपरेशन एस्टैब्लिश किया है? एब्सोल्युटली। एस्टैब्लिशिंग बिजनेस ऑपरेशन और बाय एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर, बाय मर्जर्स एंड एक्विजिशन, बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज। क्या कुछ कंट्री कोलैबोरेशन में आती है? कुछ कंट्री एक दूसरे के साथ हाथ मिला के आती है, ठीक है। जैसे टोयोटा, टोयोटा किसके साथ आया इंडिया में? कुछ आइडिया है? थोड़ा मुश्किल है। टोयोटा, टोयोटा इंडिया में किसके साथ आया है? टोयोटा इंडिया में आने के लिए, हाँ हाँ सॉरी, नो नो नो, इंडिया में टोयोटा आया है, उन्होंने जॉइंट वेंचर किया था किर्लोस्कर मोटर्स के साथ। कौन सी कंपनी? किर्लोस्कर मोटर्स, पुणे में उनकी फैक्ट्री थी, उनके साथ आके जॉइंट वेंचर बनाया। अच्छा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ कंपनी नेम्ड रेनो? रेनो नाम का कंपनी सुना है? सो ये जो कंपनी है रेनो, ये इंडिया में आना चाहती थी। रेनो वांटेड टू कम टू इंडिया। रेनो कौन से कंट्री का कंपनी है? फ्रेंच कंपनी है, इंडियन मार्केट में पूरी तरह नया नाम। अच्छा, जैसे आपको ये कंपनी इंडिया में लॉन्च होने के बावजूद इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो अगर इंडिया में खुद से पहली बार आते तो क्या ये सक्सेसफुल हो पाते? कोई चांस नहीं। अच्छा, क्या तुमने ये नाम सुना है? महिंद्रा। क्या बनाती थी महिंद्रा? जीप। वेरी नाइस। 40 साल तक इन्होंने जीप बनाई। एक और चीज उन्होंने बनाई, ट्रैक्टर। वेरी नाइस। अचानक से इन्होंने एक अच्छी कार बना ली, सिंघम वाली कार, जिसमें उतर के गाड़ी पीछे घूमती रहती है तुम्हारे, ठीक है। और इससे भी बढ़िया कार बनाई। ये देखिए तुमने ये वाली कार कैसे बनाया है? तुम क्या लगता है महिंद्रा ने बनाई होगी ऐसी? जॉइंट वेंचर रेनो और महिंद्रा का। देखो, जिसने 40 साल जीप और ट्रैक्टर के अलावा कुछ नहीं बनाया, वो अचानक से इतनी ब्यूटीफुल गाड़ी कैसे बना रही है? क्योंकि जॉइंट वेंचर किया, रेनो ने महिंद्रा को यूज किया इंडिया में एंट्री के लिए, और महिंद्रा ने रेनो को यूज किया किसके लिए? टेक्नोलॉजी के लिए। क्योंकि ट्रैक्टर बनाने में और लग्जूरियस कार्स बनाने में, जीप तो छोड़ ही दो, ट्रैक्टर बनाने में और ये कार्स बनाने में डिफरेंस था। चलो देखते हैं। एफडीआई कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इधर एस्टैब्लिशिंग बिजनेस ऑपरेशन
और बाय एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर बाय मर्जर्स एंड एक्विजिशन बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज. लिखो जॉइंट वेंचर का ब्यूटीफुल एग्जांपल. और ये इकलौते नहीं है जो ये सब करते हैं. ठीक है, मर्जर्स और एक्विजिशन का एग्जांपल देता हूं मैं तुमको. ठीक है, सुनना है क्या? देखा है कभी ये? ऐसा देखा है कभी? इंग्लिश मूवीज के पहले आता ही है काफी बार, पिक्सार. ये देखा है डिज्नी? डिज्नी ने पिक्सार के साथ मर्ज किया है. ये लोग एनिमेशन बनाएंगे, डिज्नी के कैरेक्टर्स यूज होंगे. ये भी एग्जांपल है मर्जर का. या फिर रेड लेबल एंड लिप्टन, क्या ये दोनों ब्रांड्स हैं चाय के? इन्होंने भी मार्केट में आने के लिए मर्जर किया है. मर्जर, दोनों एक हो गए. इतना मैं क्यों बता रहा हूं रे? आइडिया वोडाफोन. ठीक है, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है. आइडिया वोडाफोन इज अ ब्यूटीफुल नोन एग्जांपल. ठीक है, और इंडिया में एफडीआई के ऑपरेशंस करने वाली कंपनी हमारे आंखों के सामने है Amazon. परफेक्ट. ठीक है, उसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. इंडिया में आके हमको किसी भी टाइप का बिजनेस नहीं करना, हमें ऑपरेशंस नहीं करना, हमें जॉइंट वेंचर नहीं करना. यहां तक ठीक है? हमें सिर्फ उस कंपनी के शेयर्स खरीदने और इतने खरीदने कि हम उस कंपनी को कंट्रोल कर सके. हमें उस कंपनी के कुछ नहीं, हमको सिर्फ शेयर्स खरीदना है. क्या कंपनी के शेयर्स खरीद के भी मालिक बन सकते हो क्या? एफपीआई. हाँ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन एंटिटी एंड नॉन रेसिडेंट इन इंडियन सिक्योरिटीज. इंडिया की शेयर्स, इंडिया की सिक्योरिटीज में अगर फॉरेन एंटिटीज, फॉरेन कंपनीज अगर आके शेयर खरीदना चाहती है तो खरीदे. शेयर्स खरीदो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदो, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज खरीदो, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटीज खरीदो. और आपको उस इंटेंशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. एफपीआई, सॉरी, एफपीआई और एफआईआई में यही एक मेजर डिफरेंस है. द डिफरेंस इज ऑफ intention. The intention is to ensure that a controlling interest in India at an investment that is lower than FDI with the flexibility of entry and exit. एक मिनट बताता हूं. Amazon को अगर इंडियन मार्केट से चले जाना है तो क्या आसान होगा? यानी Amazon कल कह रहा है हम लोग इंडिया से वाइंड अप कर रहे हैं, तो क्या आसान होगा? क्यों क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सर वो इतने सारे लोग अमेजॉन के साथ जुड़े हुए हैं, डिलीवरी बॉयज इतने सारे जुड़े हुए हैं. एम आई राइट? जाना आसान नहीं होगा. एफडीआई में एंट्री भी डिफिकल्ट है क्योंकि अप्रूवल वगैरह लगता है, पता है ना तुमको, और एग्जिट भी डिफिकल्ट है. एफपीआई में मैंने शेयर्स खरीदे थे, अच्छे खासे शेयर खरीदे थे जिससे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ गया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यार ये अच्छी नहीं करेगी ये कंपनी, तो मैं क्या कर दूंगा? शेयर्स बेच दूंगा. मैं क्या करूंगा? शेयर्स बेच दूंगा. शेयर खरीदना यानी एंट्री भी आसान है और एग्जिट भी आसान है. किसके कंपैरिजन में? एफडीआई. और मुझे किसी कंपनी में थोड़ा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चाहिए ना, तो थोड़े ज्यादा शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, 20% या उससे ज्यादा. अगर मुझे किसी कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चाहिए तो मेरे पास कितने शेयर होने चाहिए? कम से कम मोर देन 20%. अब फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इन्वेस्टमेंट, ये इंडियन कंपनी लग रही है, हाँ या ना? मॉर्गन स्टैनले,
ये इंडियन कंपनी लग रही है। अगर इंडियन कंपनी होती तो ये महेश्वरी सावरकर होती। अब फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, मॉर्गन स्टैनले, ये अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जो लोगों से, अमेरिकन लोगों से पैसा लेती है और कहती है कि हम आपके पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपको क्या मिले, रिटर्न्स मिले। ऐसी कंपनीज को कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यहां फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में इंडिविजुअल इन्वेस्ट नहीं करता, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल इन्वेस्ट नहीं करता। ये इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल से पैसा लेती है, कंपनी से पैसा लेती है, जिसको डालने हमारे पास डालो, हम सही जगह पे फंडिंग करेंगे, हम आपके पैसे यहां लगाएंगे और आपके पैसों से और बच्चे पैदा होंगे, सॉरी और पैसे बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफ, ठीक है, FII इज एन इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटीज इन सिक्योरिटीज, रियल प्रॉपर्टी एंड अदर इन्वेस्टमेंट एसेट्स। इन्वेस्टर्स इंक्लूड म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये लोग हैं ना मॉर्गन स्टैनले वगैरह, ये सब म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज चलाते हैं। ठीक है, FII इज इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटीज इन सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, अदर इन्वेस्टमेंट एसेट। Investors include mutual fund companies, hedge fund companies. The intention is not to take controlling interest. Oh my God, क्या बोला था मैंने? FP और FI में डिफरेंस क्या है? यहां पे FPI में वो लोग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चाहते हैं 20% ज्यादा, FI में वो लोग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब बट टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो, ensuring hedging to gain high returns with quick entry and exit। जब आपने ज्यादा शेयर ही नहीं खरीदे तो खरीदना भी आसान और बेचना भी आसान, क्या कहते हो गाइस? 4 करोड़ शेयर है TCS के, कितने? 4 करोड़। ठीक है, 4 करोड़ का 20% कितना होता है सर? बहुत 80 लाख, जाने दो, रहने दो तुम लोग। 80 लाख शेयर, एक एक शेयर कितने रुपए का होता है TCS का? सर बहुत पैसों का। क्या 80 लाख शेयर किसी कंपनी के खरीदना चाहोगे तो क्या पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे? इसलिए थोड़ी सी एंट्री, थोड़ी सी हल्की सी, थोड़ा टाइम लग सकता है पैसे अरेंज करने के लिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में उन लोगों को कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चाहिए नहीं, तो थोड़े शेयर खरीदते हैं, खरीदना भी आसान, बेचना भी आसान। यहां पे लिखा है डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफिकेशन यानी क्या? अच्छा थोड़ा ज्यादा बता दूं, थोड़ा ज्यादा बता दूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट्स हाई लेवल के स्टूडेंट्स हैं। एग्जीक्यूटिव के लिए रेडी करना है ना, बात तो एग्जीक्यूटिव की रेडी करने की हुई है ना? ठीक है, मुझे आई एम सो सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा एक समय दे दो मुझे फिर से। सो गाइस, आपके सामने मैं कुछ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहा हूं। ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट्स नोन है आपके लिए? सर्फ एक्सेल, लैक्मे, हमाम, सनसिल्क, वैसलीन, डव। इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बंद होने का चांस है? बंद हो जाएगा ये प्रोडक्ट कुछ दिनों में, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? हमाम, हमाम, हमाम हमने काट दिया, हमाम। और कौन सा प्रोडक्ट? सनसिल्क, ठीक है, सनसिल्क भी काट दिया हमने। और अच्छा कोई प्रोडक्ट है जो बैन हो सकता है? बैन नो। अच्छा ये प्रोडक्ट्स कौन सी कंपनी के हैं? एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है। इसको प्रोडक्ट नहीं कहते, इसको पोर्टफोलियो कहते हैं। इसको प्रोडक्ट नहीं कहते, इसको पोर्टफोलियो कहते हैं। कल जाके अगर गलती से ये 2 प्रोडक्ट्स बंद भी हो जाती है तो क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर को टेंशन आएगा या नहीं आएगा?
नहीं आएगा सर। उनके पास डव है, उनके पास पेप्सोडेंट है, उनके पास रिन है, उनके पास सर्फ एक्सेल है, लैक्मे है। ब्रश करना तो लोग बंद नहीं करेंगे। क्या तुम बताओ, तुम्हारा क्या स्टेटस है? रिन तो बाप रे, काम वाली भैया खाती है रिन, लिटरली इतना रगड़ती है वो लोग। सर्फ एक्सेल, लैक्मे, ओए लैक्मे, हाँ धोखेबाजी वाला बिजनेस है वो। वैसलीन, ठीक है, एंड डव, कोमल त्वचा, सब कुछ चाहिए। तो कैसा है ना, इनका बंद होना थोड़ा मुश्किल है। आपने इतने सारे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपने क्या किया है? आपने क्या किया है? बताओ बताओ बताओ। डाइवर्सिफाई किया है। अच्छा डाइवर्सिफाई किया है, एक आधा प्रोडक्ट बंद भी हो गया तो टेंशन आएगा कि मुझे? डाइवर्सिफाई करके मैंने अपनी क्या कर ली? रिस्क। डाइवर्सिफाई करके मैंने अपनी रिस्क कम कर ली। डाइवर्सिफाई करके मैंने अपनी रिस्क कम कर ली। ऑलराइट, समझा? वहीं पे थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, तो मैं चाहता था मेरे स्टूडेंट को हर एंगल समझे, एफपीआई का और एफआईआई का भी। द इंटेंशन इज टू टेक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉट टू टेक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बट टू डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। अलग अलग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा ना मैं, एक ही कंपनी में क्यों शेयर में इन्वेस्ट करूं? क्या कहते हो? पता चला तुमने एक ही कंपनी में 5 करोड़ रुपए डाल दिए और फिर उस कंपनी के शेयर 20% से गिर गए। 5 करोड़ कमाने में 10 साल लगे थे और अब एक ही दिन में वो 5 करोड़ बन गए 3 करोड़। मजा ही आ गई। इसलिए अच्छा है अलग अलग शेयर्स में डाइवर्सिफाई करो अपना पोर्टफोलियो। ओके, एफ पी आई, एफ आई आई एंड एफ डी आई, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? फिर भी एक 1-to-1 डिफरेंस देख लेते हैं सबके बीच में। आ जाइए नेक्स्ट पेज। डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफआई, मीनिंग बेसिस। पहला है मीनिंग, व्हेन द कंपेरेड कंपनी सिचुएटेड इन वन कंट्री मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी सिचुएटेड अब्रॉड, इट इज कॉल्ड एज एफडीआई। एफआई, it's a foreign company makes an investment in stock market of that country, that's FI. Entry is difficult, FDI में और FI में entry is easy. What it brings? long term capital, FI long term and short term capital. ये FI में short term क्यों बोल रहा है? हमें FDI में long term समझ रहा है, FI में short term की गुंजाइश क्यों है बताओ? जैसे ही ये मॉर्गन स्टैनले वगैरह को लगा कि ये कंपनी डूबने वाली है या फिर ये कंट्री डूबने वाली है, तो वो लोग क्या कर देंगे? शेयर बेच के कंट्री छोड़ देंगे। अगेन अमेजॉन कंट्री नहीं छोड़ पाएगा अब इतने आसानी से, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, फंड, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजीज, नो हाउ, ये सारी चीजें ले आती है। और ये लोग क्या लाते हैं? एफआईआई क्या लाते हैं? सिर्फ मात्र पैसे, मात्र पैसे लाते हैं। तो तुम बताओ, तुम हो हमारे आईएएस ऑफिसर्स, क्या तुम हो मेरे इकोनॉमिस्ट? बताओ एफडीआई को प्रमोट करना चाहिए या एफआईआई को? देयर यू आर। अगर तुम लोग ये आंसर दे पा रहे हो 18 साल की उम्र में, तो समझ लेना फ्यूचर इज ब्राइट, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, यस, एफडीआई में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तुम हो मेरे इकोनॉमिस्ट, वाह। एंड एफआईआई में इकोनॉमिक ग्रोथ कोई नहीं, वो लोग अपना पैसा बना के निकल जाएंगे। Consequences, increase in country's GDP, and FII में increase in the capital of the country, ठीक है। टारगेट स्पेसिफिक कंपनी होती है, एफडीआई में टारगेट स्पेसिफिक कंपनी होती है, एफआईआई में नो सच टारगेट, इन्वेस्टमेंट फ्लो इनटू फाइनेंशियल मार्केट। कंट्रोल ओवर अ कंपनी, यस, क्योंकि कंपनी खुद की होती है, और एफआईआई में कंट्रोल ओवर द कंपनी, नो, ठीक है। यानी हम लोग गवर्नमेंट बोल सकती है अमेजोन को कि आप बंद मत करो, ये मत करो। एफआईआई में हमको हमारे शेयर बेचने, बात खत्म, कोई कुछ नहीं रोक सकता, कोई कंट्रोल नहीं है। विच वन इज बेटर? किसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे? ठीक है, अब देखते हैं एफपीआई के साथ डिफरेंस। एफडीआई refers to the investment made by the foreign investors to obtain a substantial interest in the enterprise located in different country. FPI, it's an international investor invest in passive holdings of an enterprise in another country. Investment in the financial asset is known as FPI. रोल ऑफ इन्वेस्टर्स एक्टिव, एफडीआई में अमेजॉन एक्टिवली काम कर रहे हैं इंडिया, एफपीआई में वो लोग कोई एक्टिवली काम नहीं करते, पैसिव। पैसिव पता है ना तुमको? तुम लोग खुद स्मोक करते हो, हाँ या ना?
नो। लेकिन तुम्हारा दोस्त स्मोक करता है? हाँ सर। तो तुम्हारा दोस्त एक्टिव स्मोकर है और तुम उसके साथ रहते हो दिन भर, बर्बाद होते हो उसके साथ, पैसिव स्मोकर है। डिग्री ऑफ कंट्रोल एफडीआई में हाई है, एफपीआई में इट्स लेस। टर्म एफडीआई लॉन्ग टर्म, एफपीआई शॉर्ट टर्म। मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एफिशिएंट, एफपीआई इट्स कंपैरेटिवली इनएफिशिएंट। इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट्स, एफपीआई में एफपीआई दोनों फाइनेंशियल एसेट्स लाते हैं। एंट्री इज डिफिकल्ट, एफपीआई में इट्स रिलेटिवली इजी। रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ फंड, टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज, एफपीआई में सिर्फ पैसा आता है। ठीक है। और अगर एक ही डिफरेंस बता दो, एफपीआई और एफआई में एक ही डिफरेंस है, कौन सा? एफपीआई और एफआई में एक ही डिफरेंस है। एफपीआई क्या लाना चाहता है? कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है। एफपीआई में कंट्रोल ज्यादा चाहिए और एफआई में कंट्रोल्स पे वो लोग ध्यान नहीं देते। देखो ना, एफआई में द इंटेंशन इज नॉट टू टेक द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, लेकिन एफपीआई में द इंटरेस्ट इज टू टेक द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है। ये आप, हाँ ये आप लिख लो कहीं। ठीक है। अदरवाइज एल्स दैट्स इट एज फार द चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व कर ले क्या? क्या कहते हो? कोई चीटिंग नहीं करोगे? ठीक है। In which year the Industrial Development and Regulation Act came into force? टाइम लग रहा है, इसका मतलब चीटिंग कर रहे हो आप। हाँ हाँ बोलिए। ठीक है। देखो क्या लिखा है वहां पे, देखो ध्यान दो। एक्ट केम इनटू फोर्स है, वो किस साल में बना था ये नहीं था। आप समझो, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है। सो गाइस 1951 में वो एक्ट बना था, 1952 में दैट एक्ट केम इनटू फोर्स, इंप्लीमेंटेशन उसका 52 में हुआ था। ठीक है। व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट इट इज कॉल्ड, बोलो। आर यू श्योर? परफेक्ट आंसर, आज ही पढ़ा आज ही आंसर रेडी, वेरी गुड। अब मजा आएगी, मुझे नहीं लगता तुम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाओगे, ट्राई करो। सॉरी, द आंसर इज एफडीआई। एक मिनट मुझे एक बात बताओ, एफपीआई या फॉरेन ग्रांट्स तो एकदम ही बर्बाद ऑप्शन था, करेक्ट? अब हमारे पास तीन ही ऑप्शन थे असली में, एफडीआई, एफआई, एफपीआई। तुमने एफडीआई क्यों चूज किया? कैसे पता चला एफडीआई? ठीक है। एंटिटी इन वन कंट्री इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ओनरशिप, इंटरेस्ट नहीं, ओनरशिप ही मेरी है। 20% से कोई बहुत बड़ा ओनर नहीं बन जाता। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है, कुछ नहीं आएगा। विशेष, विशेष, स्पेशल, एबीसीडी, एबीसीडी, करेक्ट करेक्ट। What is the term of 12th 5-year plan of India? 2012 to 2017। परफेक्ट गाइस, इस चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट करो। इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। ठीक है। यानी इस पे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है। एक और क्वेश्चन, सीएसईटी के पहले एग्जाम में उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे ये क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में 1952 का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो याद रखना, और आपने जो पढ़ा है वो ऑप्शन में नहीं है, तो कोई भी एक्ट इंप्लीमेंट होता है 1 साल 2 साल आगे में ही इंप्लीमेंट होता है, याद रखना। समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? एक और बात बताना चाहूंगा, जो सीएसईटी का पहला एग्जाम हुआ, उन्होंने काफी क्वेश्चंस ऐसे पूछे थे जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में खुद में नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं। जो है
हम लोग अपने लॉजिक से अच्छा आंसर दे सकते हैं. आई जस्ट वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में नहीं है. अब मॉड्यूल में नहीं है तो गॉड नोज वो कहां से पूछते हैं, बट ठीक है, कंपिटेटिव एग्जाम जैसा उन्होंने एग्जाम बनाया तो चलता है. एफडीआई में 2 रूट्स हैं, कौन से? ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल. क्या ये याद रहेगा? क्या ये एग्जाम्पल याद रहेगा हमेशा के लिए? परफेक्टो. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस क्लियर है? ठीक है. विच इज द वाइडर कंसेप्ट? Perfect. All right, guys. So we are done with a 5th chapter, Indian economy. इसमें 5-year plans के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, FPI, FDI पे क्वेश्चंस आएंगे, फिगर्स पे अगर आप थोड़ा कम भी ध्यान दोगे तो भी चलेगा. All right, guys. All right then. Thank you so much. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye.